हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम आपको बताने वाले हैं प्रोज के लास्ट लेसन द हेरिटेज ऑफ इंडिया का हिंदी एक्सप्लेनेशन, जिसको लिखा है एल बाशम ने। और फ्रेंड्स, ये वास्तव में प्रोज का सबसे टफ चैप्टर है, लेकिन अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको ये बहुत ही आसान लगने लगेगा। तो देखते हैं फ्रेंड्स, ये लेसन का नाम है द हेरिटेज ऑफ इंडिया, अर्थात भारत की विरासत। हेरिटेज का मतलब विरासत होता है, तो द हेरिटेज ऑफ इंडिया का मतलब है भारत की विरासत। इसको लिखा है एल बाशम ने। अब देखते हैं फ्रेंड्स, ये चैप्टर हमारा स्टार्ट होता है यहाँ से। राम मोहन रॉय हैड साउंडेड द थीम विद हिज पैशनेट एडवोकेसी ऑफ सोशल रिफॉर्म। राम मोहन रॉय हैड साउंडेड, साउंडेड का मतलब होता है फ्रेंड्स शुरुआत करना। जैसे अगर हम देखते होंगे महाभारत या रामायण में जब भी युद्ध शुरू होता है तो सबसे पहले एक शंख बजाया जाता है, शंखनाद किया जाता है, तब युद्ध की शुरुआत होती है। तो इसी प्रकार से यहाँ पे साउंडेड का मतलब है शुरुआत करना। तो राम मोहन रॉय हैड साउंडेड, अर्थात राम मोहन रॉय ने शुरुआत की थी द थीम ऑफ विद हिज पैशनेट एडवोकेसी ऑफ सोशल रिफॉर्म। ये हम कह सकते हैं कि द थीम ऑफ सोशल रिफॉर्म अर्थात समाज सुधार की शुरुआत की थी विद हिज पैशनेट एडवोकेसी, अपने प्रचंड समर्थन या अपने प्रचंड वकालत द्वारा। एडवोकेसी का यहाँ पे दो मीनिंग होता है। इसका एडवोकेसी का मतलब समर्थन भी होता है और एडवोकेसी का मतलब वकालत भी होता है। तो ये फर्स्ट लाइन यहाँ पे है, राम मोहन रॉय हैड साउंडेड द थीम विद हिज पैशनेट एडवोकेसी ऑफ सोशल रिफॉर्म, अर्थात राम मोहन रॉय ने अपनी प्रचंड वकालत द्वारा समाज सुधार की शुरुआत की। विवेकानंद रिपीटेड इट, और विवेकानंद ने इसे दोहराया विद अ मोर नेशनलिस्ट टिम्बर, अर्थात और अधिक राष्ट्रीयता के स्वरों में। रिपीटेड यानी दोहराया, विद अ मोर नेशनलिस्ट टिम्बर, और अधिक राष्ट्रीयता के स्वरों में, अर्थात विवेकानंद ने समाज सुधार को राष्ट्रीयता से जोड़ दिया। When he declared, जब उन्होंने कहा that the highest form of service of the great mother was social service, जब उन्होंने कहा था कि मातृभूमि की सेवा का द हाईएस्ट फॉर्म यानी सर्वश्रेष्ठ रूप ऑफ सर्विस ऑफ द ग्रेट मदर, मातृभूमि की सेवा का सर्वश्रेष्ठ रूप क्या है, वॉज सोशल सर्विस, समाज की सेवा है। When he declared, जब उन्होंने कहा that the highest form of service of the great mother, कि मातृभूमि की सेवा का सर्वश्रेष्ठ रूप वॉज सोशल सर्विस, अर्थात समाज की सेवा है। यानी कि अगर हम मातृभूमि की सेवा करना चाहते हैं तो हमें पहले समाज सेवा करना होगा, ये उन्होंने कहा। अदर ग्रेट इंडियंस, और अन्य महान भारतीय, चीफ ऑफ हुम वॉज महात्मा गांधी, जिनमें महात्मा गांधी सबसे मुख्य थे। अदर ग्रेट इंडियंस, अन्य महान भारतीय, चीफ ऑफ हुम वॉज महात्मा गांधी, जिनमें महात्मा गांधी सबसे मुख्य थे। डेवलप्ड द थीम ऑफ सोशल सर्विस एज अ रिलीजियस ड्यूटी, अर्थात उन्होंने डेवलप किया, विकसित किया द थीम ऑफ सोशल सर्विस, समाज सेवा को एज अ रिलीजियस ड्यूटी, एक धार्मिक कर्तव्य के रूप में। गांधी जी ने समाज सेवा को एक धार्मिक कर्तव्य के रूप में विकसित किया। स्वामी विवेकानंद ने जैसे इसे राष्ट्र से जोड़ दिया कि समाज की सेवा राष्ट्र की सेवा है, उसी प्रकार गांधी जी ने इसे धार्मिक कर्तव्य के रूप में विकसित किया। एंड द डेवलपमेंट कंटिन्यूज अंडर गांधी सक्सेसर्स, और यह विकास गांधी जी के उत्तराधिकारियों द्वारा अभी तक जारी है। कंटिन्यूज का मतलब जारी है। तो फ्रेंड्स, ये था इसका फर्स्ट पैराग्राफ। हम देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। यहाँ से स्टार्ट होता है कि महात्मा गांधी वॉज लुक्ड ऑन, अर्थात महात्मा गांधी को देखा जाता था या माना जाता था। ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, वॉज लुक्ड ऑन, अर्थात गांधी जी को देखा जाता था, अर्थात हम कह सकते हैं कि गांधी जी को माना जाता था बाय मेनी बोथ इंडियन एंड यूरोपियन, भारतीय और यूरोपीय, कई भारतीय और यूरोपियों के द्वारा। गांधी जी को कई भारतीय और यूरोपीय लोगों के द्वारा माना जाता था। क्या माना जाता था? एज द एपिटोम ऑफ हिंदू ट्रेडिशन, अर्थात हिंदू परंपरा का प्रतीक माना जाता था। एज द एपिटोम ऑफ हिंदू ट्रेडिशन, यानी कि हिंदू परंपरा का प्रतीक माना जाता था। बट दिस इज़ अ फॉल्स जजमेंट, लेकिन यह एक गलत धारणा है। लेखक कहता है कि जो गांधी जी को बहुत से लोग हिंदू परंपरा का प्रतीक मानते थे, यह एक गलत धारणा है, और इसको प्रूव करने के लिए आगे यहाँ पे बताया गया, फॉर ही वॉज मच इन्फ्लुएंस्ड बाय वेस्टर्न आइडियाज़, क्योंकि वे पश्चिमी विचारों से अधिक प्रभावित थे।
इन्फ्लुएंस्ड का मतलब प्रभावित थे। ही वॉज मच इन्फ्लुएंस्ड, वे अधिक प्रभावित थे, बाय वेस्टर्न आइडियाज़ अर्थात पश्चिमी विचारों से। गांधी जी पश्चिमी विचारों से अधिक प्रभावित थे। गांधी बिलीव्ड इन द फंडामेंटल्स ऑफ हिज एंशिएंट कल्चर, अर्थात गांधी जी अपनी प्राचीन संस्कृति के मूल सिद्धांतों में विश्वास रखते थे। फंडामेंटल का मतलब मूल सिद्धांत कह सकते हैं। तो गांधी बिलीव्ड इन द फंडामेंटल ऑफ हिज एंशिएंट कल्चर, गांधी जी अपनी प्राचीन संस्कृति के मूल सिद्धांतों में विश्वास रखते थे। बट हिज पैशनेट लव ऑफ द अंडरडॉग, और फ्रेंड्स यहाँ पे अंडरडॉग का मतलब होता है ऐसे लोग जिनका शोषण किया जाता है, अर्थात गरीब लोग। तो बट हिज पैशनेट, पैशनेट का मतलब होता है प्रचंड, बट हिज पैशनेट लव ऑफ द अंडरडॉग, लेकिन गरीबों के प्रति उनका प्रचंड प्रेम। एंड हिज एंटीपैथी टू कास्ट, एंटीपैथी मीन्स घृणा होता है, और जाति प्रथा के प्रति उनकी घृणा। बट हिज पैशनेट लव ऑफ द अंडरडॉग, लेकिन गरीबों के प्रति उनका प्रचंड प्रेम। एंड हिज एंटीपैथी टू कास्ट, और जाति प्रथा के प्रति उनकी घृणा, दो नॉट अनप्रेसिडेंटेड इन एंशिएंट इंडिया, जो वास्तव में प्राचीन भारत में भी मौजूद थे। यानी कि यहाँ पे जाति प्रथा की बात हो रही है कि जाति प्रथा प्राचीन भारत में भी मौजूद थी। अनप्रेसिडेंटेड का मतलब होता है अभूतपूर्व, अभूतपूर्व का मतलब जो पहले ना हुआ हो, और यहाँ पे नॉट आया है अर्थात जो पहले हुआ हो, यानी कि जो जाति प्रथा है वो पहले भी प्राचीन भारत में भी मौजूद थी। वर अनऑर्थोडॉक्स इन द एक्सट्रीम, अर्थात इनकी जो गरीबों के प्रति प्रचंड प्रेम है और जाति प्रथा के प्रति इनकी घृणा है। वर अनऑर्थोडॉक्स इन द एक्सट्रीम, अर्थात वह परंपरा के कहीं अधिक विरुद्ध था। अनऑर्थोडॉक्स का मतलब जो परंपरा के विरुद्ध हो, अर्थात गरीबों के प्रति इनका जो प्रचंड प्रेम है और जाति प्रथा के प्रति इनकी जो घृणा है। वर अनऑर्थोडॉक्स इन द एक्सट्रीम, अर्थात वह काफ़ी हद तक परंपरा के विरुद्ध था। और फ्रेंड्स इसके माध्यम से प्रूव किया गया है कि गांधी जी हिंदू परंपरा के प्रतीक नहीं थे, और जो लोग ऐसा मानते हैं ये उनकी गलत धारणा है। अब आगे देखते हैं। एंड ओड मोर टू यूरोपियन 19th सेंचुरी लिबरलिज्म देन टू एनीथिंग इंडियन, अर्थात वे यूरोपियों की 19वीं शताब्दी के उदारवाद से प्रभावित थे, न कि भारतीय परंपरा से। His faith in non-violence was, as we have seen, by no means typical of Hinduism. तो his faith in non-violence अर्थात अहिंसा में उनका विश्वास, as we have seen जैसा कि हम देख चुके हैं कि अहिंसा में उनको विश्वास था। by no means अर्थात किसी भी प्रकार से typical of Hinduism हिंदुत्व की देन नहीं थी। अहिंसा में जो उनका विश्वास था वह किसी भी प्रकार से हिंदुत्व की देन नहीं थी। His predecessors इन रिवोल्ट, अर्थात क्रांति में उनके पूर्वज, क्रांति में उनके पूर्वज द एबल मराठा ब्राह्मण बीजी तिलक, यानी कि समर्थ मराठा ब्राह्मण बाल गंगाधर तिलक। बीजी तिलक का मतलब है बाल गंगाधर तिलक। इन रिवोल्ट का मतलब क्रांति में, क्रांति में उनके पूर्वज समर्थ मराठा ब्राह्मण बाल गंगाधर तिलक। एंड गांधीज इम्पेशेंट लेफ्टिनेंट, और गांधी जी के अधीर सहायक, अधीर इम्पेशेंट का मतलब अधीर है जिनके अंदर धैर्य ना हो, और यहाँ पे इसको लेफ्टिनेंट पढ़ा जाएगा जिसका मतलब है सहायक। और गांधी जी के अधीर सहायक सुभाष चंद्र बोस वर फार मोर ऑर्थोडॉक्स, वे कहीं अधिक रूढ़िवादी थे इन दिस रिस्पेक्ट, यानी कि इस मामले में। उनके पूर्वज बाल गंगाधर तिलक और उनके अधीर सहायक सुभाष चंद्र बोस इस मामले में कहीं अधिक रूढ़िवादी थे। ये ऑर्थोडॉक्स मीन्स होता है रूढ़िवादी, और रूढ़िवादी किसको कहते हैं? जो लोग प्राचीन परंपराओं में विश्वास रखते हैं। फॉर गांधीज पेसिफिज्म वी मस्ट लुक टू द सर्मन ऑन द माउंट। फॉर गांधीज पेसिफिज्म अर्थात गांधी जी के शांतिवाद के लिए वी मस्ट लुक टू द सर्मन ऑन द माउंट, हमें ईसा मसीह के पर्वत पर दिए गए उपदेश को देखना होगा। फॉर गांधीज पेसिफिज्म अर्थात गांधी जी के शांतिवाद के लिए वी मस्ट लुक टू द सर्मन ऑन द माउंट। सर्मन ऑन द माउंट का मतलब है जो ईसा मसीह पर्वत पर लोगों को उपदेश देते हैं, उससे इसका मतलब है। तो गांधी जी के पेसिफिज्म के लिए, उनके शांतिवाद के लिए हमें ईसा मसीह के पर्वत पर दिए गए उपदेश को देखना होगा, अर्थात उनमें जो शांतिवाद की भावना थी वो ईसा मसीह के उपदेशों की देन थी।
एंड टू टॉल्स्टॉय, और टॉल्स्टॉय की रचनाओं को देखना होगा। टॉल्स्टॉय एक लेखक थे जो धार्मिक किताबें लिखते थे। हिज चैम्पियनिंग ऑफ वीमेंस राइट, अर्थात महिलाओं के अधिकार के लिए उनका आंदोलन। चैम्पियनिंग का मतलब यहाँ पे आंदोलन से है। हिज चैम्पियनिंग ऑफ वीमेंस राइट, महिलाओं के अधिकार के लिए उनका आंदोलन, इज़ ऑल्सो द रिजल्ट ऑफ वेस्टर्न इन्फ्लुएंस, यह भी पश्चिमी प्रभाव की ही देन थी। हिज चैम्पियनिंग ऑफ वीमेंस राइट, अर्थात महिलाओं के अधिकार के लिए उनका जो आंदोलन था, इज़ ऑल्सो द रिजल्ट ऑफ वेस्टर्न इन्फ्लुएंस, वह भी पश्चिमी प्रभाव की ही देन थी। इन हिज सोशल कॉन्टेक्स्ट, अर्थात अपने सामाजिक संदर्भ में, ही वॉज ऑलवेज रेदर एन इनोवेटर, वे हमेशा से एक प्रवर्तक थे अर्थात परिवर्तन लाने वाले थे, दैन अ कंजर्वेटिव, एक रूढ़िवादी की अपेक्षा। अर्थात गांधी जी हमेशा से कोई रूढ़िवादी नहीं थे, यानी कि प्राचीन परंपराओं में विश्वास नहीं रखते थे, बल्कि वे एक प्रवर्तक थे, इनोवेटर थे, यानी कि परिवर्तन लाने वाले व्यक्ति थे। दो सम ऑफ हिज कोलीग्स, अर्थात यद्यपि उनके ही कुछ सहकर्मी, कोलीग्स का मतलब होता है सहकर्मी, थॉट हिज प्रोग्राम ऑफ लिमिटेड सोशल रिफॉर्म टू स्लो, उनके समाज सुधार के कार्यक्रम को बहुत धीमा मानते थे। उनके ही कुछ सहकर्मी उनके समाज सुधार के कार्यक्रम को बहुत धीमा मानते थे। दो सम ऑफ हिज कोलीग्स, अर्थात यद्यपि उनके ही कुछ सहकर्मी थॉट अर्थात मानते थे, हिज प्रोग्राम ऑफ लिमिटेड सोशल रिफॉर्म, उनके समाज सुधार को, सीमित समाज सुधार के कार्यक्रम को, टू स्लो यानी कि बहुत ही धीमा मानते थे। ही सक्सीडेड इन शिफ्टिंग द होल एम्फेसिस ऑफ हिंदू थॉट टूवर्ड्स अ पॉपुलर एंड इक्वलिटेरियन सोशल ऑर्डर। ही सक्सीडेड, अर्थात वे सफल हुए, फिर भी वे सफल हुए। यद्यपि उनके ही कुछ सहकर्मी उनके समाज सुधार के कार्यक्रम को बहुत धीमा मानते थे, ही सक्सीडेड, फिर भी वे सफल हुए। इन शिफ्टिंग, शिफ्ट का मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना होता है। द होल एम्फेसिस ऑफ हिंदू थॉट, अर्थात हिंदू विचारों के पूरे विश्लेषण को ही, टूवर्ड्स अ पॉपुलर, एक प्रचलित, एंड इक्वलिटेरियन, और एक समानतावादी सोशल ऑर्डर, सामाजिक व्यवस्था में बदलने में सफल रहे। तो फ्रेंड्स, यहाँ कहने का मतलब है कि भले ही उनके ही कुछ सहकर्मी उनके सीमित समाज सुधार के कार्यक्रम को बहुत धीमा मानते थे, फिर भी वे हिंदू विचारों के पूरे एम्फेसिस को ही, पूरे विश्लेषण को ही एक समानतावादी सामाजिक व्यवस्था में बदलने में सफल रहे। इन प्लेस ऑफ द हायरार्की ऑफ क्लास एंड कास्ट, अर्थात जाति और वर्ग के विभाजन के स्थान पर। फॉलोइंग अप का मतलब यहाँ पे हम कह सकते हैं नकल करना या फिर अनुसरण करना। एंड लेस वेल नोन 19th सेंचुरी रिफॉर्मर्स का मतलब है लेस वेल नोन यानी कि कम प्रसिद्ध 19वीं शताब्दी के रिफॉर्मर्स यानी समाज सुधारकों की फॉलोइंग अप नकल करते हुए। 19वीं शताब्दी के कम प्रसिद्ध समाज सुधारकों की नकल करते हुए या फिर उनका अनुसरण करते हुए गांधी एंड हिज फॉलोअर्स ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, गांधी जी और उनके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो फॉलोअर्स थे, हैव गिवन न्यू ओरिएंटेशन एंड न्यू लाइफ टू हिंदू कल्चर, उन्होंने हिंदू सभ्यता को एक नई दिशा और नया जीवन दिया है। अर्थात गांधी जी और उनके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समर्थकों ने हिंदू सभ्यता को, हिंदू संस्कृति को एक नई दिशा और नया जीवन दिया है। आफ्टर सेंचुरीज ऑफ स्टैग्नेशन यानी कि शताब्दियों की निष्क्रियता के बाद, स्टैग्नेशन का मतलब है निष्क्रियता, तो यहाँ पे कहने का मतलब है फ्रेंड्स कि गांधी जी हिंदू संस्कृति में बहुत से परिवर्तन लेकर आए। अब इसके बाद आगे देखते हैं फ्रेंड्स कि टुडे देयर आर फ्यू इंडियंस, आज ऐसे बहुत कम ही भारतीय होंगे। फ्यू का मतलब, अगर फ्यू के पहले कोई भी आर्टिकल नहीं आया है तो फ्यू का मतलब ना के बराबर होता है। तो टुडे देयर आर फ्यू इंडियंस, अर्थात आज ऐसे बहुत कम ही भारतीय होंगे, वट एवर देयर क्रीड, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, who do not look back with pride on their ancient culture, जो अपनी प्राचीन संस्कृति को गर्व से नहीं देखते होंगे। who do not look back with pride on their ancient culture, जो अपने प्राचीन संस्कृति को गर्व से नहीं देखते होंगे। and there are few intelligent Indians, और ऐसे बहुत कम ही बुद्धिमान भारतीय होंगे, who are not willing to sacrifice, जो त्यागने के इच्छुक नहीं होंगे। who are not willing to sacrifice
जो त्यागने के इच्छुक नहीं होंगे। और क्या त्यागने के? सम ऑफ इट्स एफिट एलिमेंट। यहाँ पे फ्रेंड्स इफेक्ट लिखा हुआ है, बट इफेक्ट यहाँ पे सही नहीं है, यहाँ पे एफिट होना चाहिए, EFFETE होना चाहिए यहाँ पे, जिसका मतलब होता है दुर्बल या कमज़ोर। तो सम ऑफ इट्स एफिट एलिमेंट अर्थात इसके कमज़ोर तत्वों को त्यागने के इच्छुक नहीं होंगे। सो दैट इंडिया में डेवलप, ताकि भारत विकास करे, एंड प्रोग्रेस और उन्नति करे। तो टुडे देयर आर फ्यू इंडियंस, आज ऐसे बहुत कम ही भारतीय होंगे, वॉट एवर देयर क्रीड, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, हु डू नॉट लुक बैक विद प्राइड ऑन देयर एंशिएंट कल्चर, जो अपने प्राचीन संस्कृति को गर्व से नहीं देखते होंगे। एंड देयर आर फ्यू इंटेलिजेंट इंडियंस, और ऐसे बहुत कम ही बुद्धिमान भारतीय होंगे, हु आर नॉट विलिंग टू सैक्रिफाइस, जो त्यागने के इच्छुक नहीं होंगे, सम ऑफ इट्स एफिट एलिमेंट, इसके कुछ कमज़ोर तत्वों को। अर्थात ऐसे बहुत ही इंटेलिजेंट इंडियंस होंगे जो भारतीय संस्कृति में कमज़ोर तत्व हैं, उनको त्यागने के इच्छुक नहीं होंगे। सो दैट इंडिया में डेवलप, ताकि भारत विकास करे, एंड प्रोग्रेस और उन्नति करे। पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली इंडिया फेसेस मेनी प्रॉब्लम्स ऑफ ग्रेट डिफ़िकल्टी। पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली अर्थात राजनैतिक रूप से और आर्थिक रूप से इंडिया फेसेस मेनी प्रॉब्लम्स ऑफ ग्रेट डिफ़िकल्टी, भारत बड़ी मुसीबतों का सामना कर रहा है। इंडिया फेसेस मेनी प्रॉब्लम्स ऑफ ग्रेट डिफ़िकल्टी, भारत कई बड़ी मुसीबतों का सामना कर रहा है। एंड नो वन कैन फोरकास्ट हर फ्यूचर, एंड नो वन, और कोई भी, कैन फोरकास्ट, फोरकास्ट का मतलब हम कह सकते हैं भविष्यवाणी करना। एंड नो वन कैन फोरकास्ट हर फ्यूचर, और कोई भी इसके भविष्य की भविष्यवाणी नहीं कर सकता है, विद एनी सर्टेनिटी अर्थात किसी भी निश्चितता के साथ। और कोई भी भारत के भविष्य के बारे में कोई निश्चित भविष्यवाणी नहीं कर सकता है कि भारत आगे कैसा होगा। बट इट इज़ सेफ टू प्रेडिक्ट, लेकिन यह भविष्यवाणी की जा सकती है। बट इट इज़ सेफ टू प्रेडिक्ट, लेकिन यह भविष्यवाणी की जा सकती है। प्रेडिक्ट मीन्स भी होता है भविष्यवाणी करना, और यहाँ पे फोरकास्ट का भी मतलब है भविष्यवाणी करना। तो लेकिन यह भविष्यवाणी की जा सकती है, वॉट एवर द फ्यूचर में बी, कि भारत का भविष्य चाहे जैसा भी हो। द इंडियंस ऑफ कमिंग जनरेशन, आने वाली पीढ़ी के भारतीय, विल नॉट बी अनकन्विंसिंग अर्थात अविश्वसनीय नहीं होंगे। आने वाली पीढ़ी के भारतीय अविश्वसनीय नहीं होंगे। एंड सेल्फ कॉन्शियस कॉपीज़ ऑफ यूरोपियन, और बिना सोचे समझे यूरोपियों की कॉपी करने वाले, नकल करने वाले नहीं होंगे। सेल्फ कॉन्शियस का मीनिंग वैसे होता है संकोच, अर्थात बिना कुछ सोचे समझे संकोच के साथ केवल यूरोपियों की नकल करने वाले नहीं होंगे। बट विल बी मैन रूटेड इन दियर ट्रेडिशंस, बल्कि वे अपनी ही परंपराओं में जमे होंगे, अर्थात वे केवल अपनी ही परंपराओं को मानेंगे। एंड अवेयर ऑफ द कंटिन्यूटी ऑफ दियर कल्चर, और अपनी संस्कृति को बनाए रखने के लिए जागरूक होंगे। एंड अवेयर ऑफ द कंटिन्यूटी ऑफ द कल्चर, और अपनी संस्कृति की निरंतरता को बनाए रखने के लिए जागरूक होंगे। ऑलरेडी आफ्टर ओनली 7 ईयर्स, और वास्तव में आज़ादी के केवल 7 वर्ष बाद ही, ऑलरेडी आफ्टर ओनली 7 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी कि वास्तव में आज़ादी के केवल 7 वर्ष बाद ही, द एक्सट्रीम ऑफ नेशनल सेल्फ डेनिग्रेशन, अपने ही राष्ट्र की झूठी निंदा। डेनिग्रेशन का मतलब होता है निंदा करना, बुराई करना। द एक्सट्रीम्स ऑफ नेशनल सेल्फ डेनिग्रेशन, अपने ही राष्ट्र की झूठी निंदा करना। तो फैनेटिकल कल्चरल चॉविनिज्म को हम कह सकते हैं कट्टर सांस्कृतिकवाद। तो आज़ादी के केवल 7 वर्ष बाद ही अपने ही राष्ट्र की झूठी निंदा और कट्टर सांस्कृतिकवाद की भावना डिसअपीयर हो रही है, अर्थात अदृश्य हो रही है। वी बिलीव, हमें विश्वास है, दैट हिंदू सिविलाइजेशन इज़ इन द एक्ट ऑफ परफॉर्मिंग इट्स मोस्ट स्पेक्टिकुलर फीट ऑफ सिंथेसिस। वी बिलीव, हमें विश्वास है, दैट हिंदू सिविलाइजेशन, के हिंदू सभ्यता, इज़ इन द एक्ट ऑफ परफॉर्मिंग इट्स मोस्ट स्पेक्टिकुलर फीट ऑफ सिंथेसिस। इज़ इन द एक्ट का मतलब है कर रही है, इट्स मोस्ट स्पेक्टिकुलर फीट, स्पेक्टिकुलर का मतलब होता है चमत्कारिक, और फीट मीन्स होता है कारनामा, ऑफ सिंथेसिस का मतलब होता है संश्लेषण।
तो हमें विश्वास है कि हिंदू सभ्यता संश्लेषण के चमत्कारिक कारनामे कर रही है। और यहाँ पे संश्लेषण का मतलब क्या है फ्रेंड्स, कि हिंदू सभ्यता जो है वो कई सभ्यताओं को मिलाकर बनी हुई है। तो यहाँ पे आगे बताया गया है इस बारे में कि इन द पास्ट, यानी कि प्राचीन समय में, इट हैज़ रिसीव्ड, एडाप्टेड एंड डाइजेस्टेड एलिमेंट्स ऑफ मेनी डिफरेंट कल्चर्स। अर्थात प्राचीन समय में हिंदू सभ्यता ने कई अलग अलग संस्कृतियों को अपने अंदर समावेशित किया था, जैसे कि इंडो यूरोपियन, मेसोपोटामियन, ईरानियन, ग्रीक, रोमन, साइथियन, टर्किश, पर्शियन एंड अरब। अर्थात भारतीय सभ्यता जो है वो इन सभी स्थानों की सभ्यता को मिलाकर बनी हुई है। विद ईच न्यू इन्फ्लुएंस, और इन प्रत्येक नए प्रभावों के साथ इट हैज़ समवॉट चेंज्ड, इसमें थोड़ा बदलाव आया है। विद ईच न्यू इन्फ्लुएंस, इन प्रत्येक नए प्रभावों के साथ इट हैज़ समवॉट चेंज्ड, इनमें थोड़ा सा बदलाव आया है। नाउ इट इज़ वेल ऑन द वे टू एसिमिलेटिंग द कल्चर ऑफ द वेस्ट, और अब हिंदू सभ्यता पश्चिमी संस्कृति को अपने अंदर समावेशित करने के रास्ते पर अग्रसर है। नाउ इट इज़ वेल ऑन द वे यानी कि अग्रसर है, टू एसिमिलेटिंग अर्थात मिलाने के, द कल्चर ऑफ द वेस्ट, पश्चिम की संस्कृति को अपने अंदर मिलाने के रास्ते पर अग्रसर है। यानी कि जो फैशन, आजकल जो फैशन ही आते हैं वो सब कहते हैं कि वेस्टर्न फैशन है ये सब, तो जो भारतीय सभ्यता है उसमें अब वेस्टर्न विचार भी आ रहे हैं। हिंदू सिविलाइजेशन विल, वी बिलीव, रिटेन इट्स कंटिन्यूटी। यहाँ पे वी बिलीव को हम पहले ही कह सकते हैं कि वी बिलीव, हमें विश्वास है, हिंदू सिविलाइजेशन विल रिटेन इट्स कंटिन्यूटी, कि हिंदू सभ्यता अपनी निरंतरता को बनाए रखेगी। वी बिलीव, हमें विश्वास है, हिंदू सिविलाइजेशन विल रिटेन इट्स कंटिन्यूटी, रिटेन का मतलब बनाए रखना, हिंदू सभ्यता अपनी निरंतरता को बनाए रखेगी। द भगवद गीता विल नॉट सीज टू इंस्पायर मैन ऑफ एक्शन, अर्थात भगवद गीता विल नॉट सीज, बंद नहीं करेगी, टू इंस्पायर यानी प्रेरित करना, मैन ऑफ एक्शन यानी कि कर्म प्रधान लोगों को। भगवद गीता कर्म प्रधान लोगों को प्रेरित करना बंद नहीं करेगी। एंड द उपनिषद्स मैन ऑफ थॉट, और उपनिषद विचारशील लोगों को प्रेरित करना बंद नहीं करेगी। भगवद गीता कर्म प्रधान लोगों को प्रेरित करना बंद नहीं करेगी। एंड द उपनिषद्स मैन ऑफ थॉट, और उपनिषद विचारशील लोगों को प्रेरित करना बंद नहीं करेगी। द चार्म एंड ग्रेसियसनेस ऑफ द इंडियन वे ऑफ लाइफ विल कंटिन्यू, यानी कि भारतीय जीवन शैली का सौंदर्य और आकर्षण हमेशा बना रहेगा। द चार्म एंड ग्रेसियसनेस, चार्म का मतलब होता है आकर्षण, एंड ग्रेसियसनेस यानी सौंदर्य, ऑफ द इंडियन वे ऑफ लाइफ अर्थात भारतीय जीवन शैली का, विल कंटिन्यू जारी रहेगा, इनकी बना रहेगा। भारतीय जीवन शैली का सौंदर्य और आकर्षण हमेशा बना रहेगा। However much affected it may be by the labor saving devices of the West, यानी कि चाहे यह पश्चिम की श्रम बचत की भावनाओं से कितनी भी प्रभावित क्यों ना हो जाए। पश्चिम की श्रम बचत की, लेबर सेविंग का मतलब है श्रम बचत के उपकरणों से चाहे यह कितनी भी प्रभावित क्यों ना हो जाए, फिर भी भारतीय जीवन शैली का सौंदर्य और आकर्षण हमेशा बना रहेगा। People will still love the tales of the heroes of the Mahabharata and the Ramayana, यानी कि लोग रामायण और महाभारत के वीरों की वीर गाथाएं पसंद करते रहेंगे। एंड ऑफ द लव्स ऑफ दुष्यंत एंड शकुंतला, और दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम गाथाओं को पसंद करते रहेंगे। एंड पुरुरव एंड उर्वशी, और पुरुरव और उर्वशी के प्रेम गाथाओं को पसंद करते रहेंगे। द क्वाइट एंड जेंटल हैप्पीनेस, यानी कि शांत और सज्जन खुशी, विच हैज़ एट ऑल टाइम परवेडेड इंडियन लाइफ, जो भारतीय जीवन शैली में हमेशा से ही है। द क्वाइट एंड जेंटल हैप्पीनेस, वह शांत और सज्जन खुशी, विच हैज़ एट ऑल टाइम्स परवेडेड इंडियन लाइफ, जो भारतीय जीवन शैली में हमेशा से मौजूद है। वेयर ऑपरेशन, डिजीज़ एंड पॉवर्टी हैव नॉट ओवर क्लाउडेड इट, और जहाँ पे अत्याचार, बीमारी और गरीबी नहीं छाई हुई है, विल श्योरली नॉट वैनिश, वह शांत और सज्जन खुशी अवश्य ही गायब नहीं होगी।
वैनिश का मतलब गायब होना। बिफोर द मोर हेक्टिक वेज ऑफ द वेस्ट, यानी कि पश्चिम के भाग दौड़ वाले जीवन के आगे भी भारतीय जीवन शैली का जो सौंदर्य और आकर्षण है वो हमेशा बना रहेगा, चाहे वो पश्चिम के भाग दौड़ के जीवन शैली से कितनी भी प्रभावित क्यों ना हो जाए। अब इसके बाद फ्रेंड्स देखते हैं सबसे लास्ट पैराग्राफ इसका। मच दैट वॉज यूजलेस, अर्थात ज़्यादातर जो यूजलेस था, बेकार था, इन एंशिएंट इंडियन कल्चर, प्राचीन भारतीय संस्कृति में, प्राचीन भारतीय संस्कृति में ज़्यादातर चीज़ें जो बेकार थी, हैज़ ऑलरेडी पेरिस्ड, वे पहले से ही गायब हो चुकी हैं। पेरिश का मतलब मिट्टी में मिल जाना, गायब हो जाना। तो मच दैट वॉज यूजलेस इन एंशिएंट इंडियन कल्चर, यानी कि प्राचीन भारतीय संस्कृति में जो भी कुछ बेकार थी, हैज़ ऑलरेडी पेरिस्ड, वह पहले ही गायब हो चुकी हैं। द एक्स्ट्रा वैगेंट, यानी कि फिजूल खर्ची, एंड बार्बरस हिगेटम्स, और कट्टरपंथी, ऑफ द वैदिक एज, यानी कि वैदिक युग की, और वैदिक युग की कट्टरपंथी, हैव लॉन्ग सिंस बीन फॉरगॉटन, बहुत पहले ही भुला दी गई हैं। तो जो भी एक्स्ट्रा वैगेंट यानी फिजूल खर्ची थी, जैसे राजा महाराजा लोग केवल अपनी तारीफ़ सुनकर ही बहुत सारा धन दे देते थे, जो फिजूल खर्ची थी और जो कट्टरपंथी थी वैदिक युग की, वे सभी चीज़ें बहुत पहले ही भुला दी गई हैं। दो एनिमल सेक्रीफाइसेस कंटिन्यूज इन सम सेक्ट्स, भले ही पशु बलि अभी भी कुछ संप्रदायों में जारी है। सम सेक्ट, सेक्ट का मतलब होता है संप्रदाय। तो दो एनिमल सेक्रीफाइस कंटिन्यूज इन सम सेक्ट्स, तो भले ही कुछ संप्रदायों में पशु बलि अभी भी जारी है, जैसे लोग बकरा ईद मनाते हैं। विडोज हैव लॉन्ग सीज टू बी बर्न्ट ऑन दियर हस्बैंड्स पायर्स, अर्थात विधवाओं को अपने पति की चिता पर, पायर में चिता होता है, तो विधवाओं को अपने पति की चिता पर जलाया जाना कब का बंद हो चुका है। विडोज हैव लॉन्ग सीज टू बी बर्न्ट ऑन दियर हस्बैंड्स पायर्स, अर्थात विधवाओं को अपने पति की चिता पर जलाया जाना कब का बंद हो चुका है। गर्ल्स मे नॉट बाई लॉ बी मैरिड इन चाइल्डहुड, बाई लॉ का मतलब है कानून के तहत लड़कियों की शादी बचपन में नहीं हो सकती है। गर्ल्स मे नॉट बाई लॉ बी मैरिड इन चाइल्डहुड, और कानून के तहत लड़कियों की शादी बचपन में नहीं हो सकती है। अर्थात यहाँ पे जो बुराइयाँ थी हमारी संस्कृति में वो सब बताया जा रहा है। इन बसेज एंड ट्रेन्स ऑल ओवर इंडिया, यानी कि पूरे भारत के ट्रेन और बसों में ब्राह्मण्स रब शोल्डर्स विद द लोवेस्ट कास्ट विदाउट कॉन्शियसनेस ऑफ ग्रेव पोल्यूशन, ब्राह्मण लोग छोटे जात के लोगों से कंधा रगड़ते हुए दिखाई देते हैं बिना अपवित्र होने की चिंता किए। इन बसेज एंड ट्रेन्स ऑल ओवर इंडिया ब्राह्मण्स रब शोल्डर्स विद द लोवेस्ट कास्ट विदाउट कॉन्शियसनेस ऑफ ग्रेव पोल्यूशन। तो इन बसेज एंड ट्रेन्स ऑल ओवर इंडिया, अर्थात पूरे भारत के बस और ट्रेनों में ब्राह्मण्स रब शोल्डर्स, ब्राह्मण लोग कंधे से कंधा रगड़ते हैं विद द लोवेस्ट कास्ट, यानी कि छोटी जाति के लोगों से, विदाउट कॉन्शियसनेस ऑफ ग्रेव पोल्यूशन, अर्थात बिना अपवित्र होने की चिंता किए। एंड द टेम्पल्स आर ओपन टू ऑल बाई लॉ, और कानून के तहत मंदिर सभी के लिए खुले हैं। कास्ट इज़ वैनिशिंग, यानी कि जाति प्रथा समाप्त हो रही है। कास्ट इज़ वैनिशिंग का मतलब है जाति प्रथा समाप्त हो रही है। द प्रोसेस बिगेन लॉन्ग एगो, और यह प्रक्रिया बहुत पहले ही शुरू हो गई थी। जाति प्रथा के समाप्त होने की प्रक्रिया बहुत पहले ही शुरू हो गई थी। बट इट्स पेस इज़ नाउ सो रैपिड, लेकिन इसकी गति अब इतनी तेज़ है। पेस का मतलब गति होता है, बट नाउ इट्स पेस इज़ सो रैपिड, लेकिन अब इसकी गति इतनी तेज़ है that the more objectionable features of caste may have disappeared within a generation also, कि एक या दो पीढ़ी में the more objectionable features, अर्थात इसके आपत्तिजनक लक्षण भी, यानी कि जो थोड़े बहुत जाति प्रथा कहीं पे दिखाई भी देती है, वो भी एक या दो पीढ़ी में पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। The old family system is adapting itself to present day condition, अर्थात पुरानी पारिवारिक व्यवस्था अपने आप को आज के हालात में ढाल रही है। द ओल्ड फैमिली सिस्टम इज़ अडाप्टिंग इटसेल्फ टू प्रेजेंट डे कंडीशन, पुरानी पारिवारिक व्यवस्था अपने आप को आज के हालातों में ढाल रही है। इनफैक्ट द होल फेस ऑफ इंडिया इज़ एल्टरिंग,
और वास्तव में भारत का पूरा प्रारूप ही बदल रहा है। बट द कल्चरल ट्रेडिशन कंटिन्यूज़, लेकिन जो सांस्कृतिक परंपराएं हैं वे जारी रहेंगी। एंड इट विल नेवर बी लॉस्ट, और यह कभी भी नहीं खोएंगी। तो बट द कल्चरल ट्रेडिशन कंटिन्यूज़, लेकिन जो सांस्कृतिक परंपराएं हैं वे जारी रहेंगी। एंड इट विल नेवर बी लॉस्ट, और यह कभी नहीं खोएंगी। अर्थात इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हमें पता चलता है कि जो भारत की विरासत, इसका जो टाइटल है, तो भारत की विरासत क्या है। जो इसकी सांस्कृतिक परंपराएं हैं, जो इसकी संस्कृति है, भारत की संस्कृति और सभ्यता है, यही भारत की विरासत है, धरोहर है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये चैप्टर पूरी तरह से समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।